वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिया लाइफ साइंसेज। अगर आप CSIR नेट, गेट, सेट, CUET PG या MSc लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म लेक्चर नंबर 11। पिछले लेक्चर में हमने मेटाबॉलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट पाथवे को समझा था। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर कॉन्सेप्ट को सिर्फ रटने की बजाय कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कराए, ताकि आपको एग्ज़ाम के MCQ और PYQ सॉल्व करने में भी हेल्प मिले। तो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिए, नोट्स भी बनाते जाइए और अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। So without wasting any time, let's start today lecture. Metabolism lecture number 11. हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को समझेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को हम दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में समझ सकते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन यानी NADH प्लस H+ और FADH2 के ऑक्सीडेशन से एनर्जी जनरेट होती है, और सेकंड है फॉस्फोराइलेशन जिसमें इसी एनर्जी का यूज़ करके ADP प्लस PI से ATP फॉर्म होता है। इसलिए ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन एक दूसरे से कपल्ड होते हैं। सिंपल वर्ड में ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वही एनर्जी ATP फॉर्मेशन के लिए यूज़ होती है। तो अब हम डिटेल में समझेंगे कि ये दोनों प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे कपल्ड है। डायग्राम को ध्यान से समझते हैं। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी ETC को देख रहे हैं। ETC इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी IMM पर प्रेजेंट होती है। डायग्राम में हम मेनली कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 को देख रहे हैं। सबसे पहले NADH प्लस H+ कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस के साथ प्रोटॉन्स यानी H+ माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप किया जाता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स आगे कॉम्प्लेक्स 3 और फिर कॉम्प्लेक्स 4 तक मूव करते रहते हैं, और इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू भी H+ आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप होते हैं। इससे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H+ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जबकि मैट्रिक्स साइट पर H+ कंपैरेटिवली कम होता है। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि H+ आयन वापस मैट्रिक्स में ATP सिंथेसिस के थ्रू फ्लो करते हैं, और इसी प्रोटॉन फ्लो की एनर्जी का यूज़ करके ADP प्लस PI से ATP बनाया जाता है। तो याद रखिए, ETC प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाती है और ATP सिंथेसिस इसी ग्रेडियंट को यूज़ करके ATP बनाता है। अब हम कीमोटॉक्सिस हाइपोथेसिस को समझेंगे। कीमोटॉक्सिस हाइपोथेसिस को पीटर मिचेल ने 1961 में प्रपोज किया था। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ETC में ऑक्सीडेशन के ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज़ होती है, उस एनर्जी का यूज़ मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटीन ग्रेडियंट क्रिएट करने में होता है। यानी ETC ऑक्सीडेशन से एनर्जी जनरेट करती है और इसी एनर्जी को यूज़ करके प्रोटॉन्स को मेम्ब्रेन के एक साइड एक्यूमुलेट किया जाता है। अब जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है उसकी एनर्जी का यूज़ फॉस्फोराइलेशन यानी ATP फॉर्मेशन के लिए होता है। सिंपल वे में याद रखिए, ETC ऑक्सीडेशन, एनर्जी, प्रोटॉन ग्रेडियंट, फॉस्फोराइलेशन, ATP। इस कॉन्सेप्ट को हम कीमोटॉक्सिस हाइपोथेसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट को समझेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस H+ आयन का डिफरेंट। ये डिफरेंट मेनली दो चीज़ों की वजह से होता है, pH डिफरेंसेस और वोल्टेज डिफरेंसेस। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स साइट पर pH 8 है, यानी यहाँ H+ कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस यानी IMS में pH 7 है। यहाँ H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि ETC के थ्रू H+ आयन मैट्रिक्स से IMS की तरफ पंप किया जाता है। इसके साथ मेम्ब्रेन को अक्रॉस चार्ज डिफरेंट भी डेवलप होता है। IMS साइड रिलेटिवली पॉजिटिव होती है और मैट्रिक्स साइड कंपैरेटिवली नेगेटिव। तो सिंपल वर्ड्स में pH डिफरेंसेस प्लस वोल्टेज डिफरेंसेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट।
और इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट में स्टोर्ड एनर्जी को बाद में एटीपी सिंथेस एटीपी बनाने के लिए यूज़ करता है। है कि आपको सब समझ आ रहा है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में पिन ज़रूर कीजिएगा, हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इस लेक्चर की पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगी। चाहे तो आप उस पीडीएफ नोट्स को प्रिंट भी करवा सकते हैं या फिर अपने खुद हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। हमारा सजेशन तो यही है कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं ताकि आपको लिखने से भी बहुत अच्छे तरीके से याद होता है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट को और क्लियरली डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बेसिकली दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहला है वोल्टेज डिफरेंस यानी मेम्ब्रेन का अक्रॉस इलेक्ट्रिकल चार्ज का डिफरेंस, और दूसरा है पीएच डिफरेंस जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस को शो करता है। यानी अगर मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स पर H+ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तो वहाँ पीएच ग्रेडियंट क्रिएट होगा, और अगर दोनों साइड के चार्ज में डिफरेंस है तो वोल्टेज ग्रेडियंट क्रिएट होगा। इन दोनों डिफरेंसेस को कंबाइन करके हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। सिंपल फार्मूला की तरह याद रखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस प्लस पीएच डिफरेंस, और इसी ग्रेडियंट में स्टोर्ड एनर्जी को एटीपी सिंथेस के लिए यूज़ किया जाता है। डायग्राम को ध्यान से समझते हैं। यहाँ हम एटीपी सिंथेस यानी कॉम्प्लेक्स 5 को देख रहे हैं। एटीपी सिंथेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम एडीपी प्लस पीआई को एटीपी में कन्वर्ट करना है। एटीसी के थ्रू H+ आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। अब H+ आयन अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग एटीपी सिंथेस के थ्रू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं। यह प्रोटॉन मूवमेंट एटीपी सिंथेस को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए एनर्जी का यूज़ करके एडीपी प्लस पीआई से एटीपी सिंथेस होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन से लो H+ कॉन्सेंट्रेशन की तरफ प्रोटॉन मूवमेंट हो रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट H+ फ्लो थ्रू एटीपी सिंथेस एटीपी फॉर्मेशन। इसी प्रोसेस को हम कीमोटॉक्सिस एटीपी सिंथेस कहते हैं। हम कीमोटॉक्सिस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ समझेंगे। इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए ज़ेगेनड्रॉफ और यूराइव ने 1966 में एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्लोरोप्लास्ट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का यूज़ किया था। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में F∞F+1 कॉम्प्लेक्स यानी एटीपी सिंथेस प्रेजेंट होता है। एक्सपेरिमेंट का बेसिक आइडिया ये था कि अगर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटीन ग्रेडियंट आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाए तो क्या बिना लाइट के भी एटीपी सिंथेस हो सकता है। यहाँ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के एक साइड पर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया गया, जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। फिर जब H+ आयन एटीपी सिंथेस के थ्रू मूव करते हैं तो उस प्रोटॉन मूवमेंट की एनर्जी का यूज़ एटीपी सिंथेस के लिए होता है। इस एक्सपेरिमेंट ने ये स्ट्रॉन्ग प्रोविडेंस प्रोवाइड किया कि प्रोटॉन ग्रेडियंट एटीपी सिंथेस के लिए सफिशिएंट ड्राइविंग फोर्स हो सकता है। तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए। ज़ेगेनड्रॉफ एंड यूराइव 1966 एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ कीमोटॉक्सिस थ्योरी। फिर हम कीमोटॉक्सिस हाइपोथेसिस और ज़ेगेनड्रॉफ एक्सपेरिमेंट को समझाता है। ये दिखाता है कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी सिंथेस के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट पीएच का होना क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट इनिशिएट स्टेट, शुरुआत। थाइलाकॉइड वेसिकल्स को pH = 7 पर रखा गया। अंदर और बाहर दोनों तरफ pH एक जैसा यानी कि pH 7 है। कोई प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं है। नो ECG इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। केस 1, पहली स्थिति में क्या होता है, वेसिकल्स को pH = 4 के मीडियम में डाला गया। अंदर ल्यूमन और बाहर दोनों तरफ का pH 4 हो गया। दोनों तरफ pH
सेम होने के कारण कोई प्रोटॉन मूवमेंट नहीं हुआ। इसका रिजल्ट ये है कि नो एटीपी सिंथेस, कोई एटीपी नहीं बना। केस सेकंड, दूसरी स्थिति, यहाँ एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया गया। अंदर ल्यूमन का pH 4 है यानी H+ बहुत ज़्यादा है। बाहर स्टोरमा का pH 8 है यानी H+ कम है। इस अंतर के कारण H+ ल्यूमन से स्टोरमा की तरफ भागते हैं। ये आयंस F0, F1 कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेस के ज़रिए बाहर निकलते हैं। इसी से ADP+ PI मिलकर ATP बनाते हैं।